आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। बंगाल, स्वायत्तता से संघर्ष तक, 18वीं सदी। तो आज के इस सफर में हम 4 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बंगाल की समृद्धि की नींव क्या थी, मतलब आखिर ये सोने की खान बना तो बना कैसे। फिर हम चलेंगे नवाबों के दौर में और उनके शासन को थोड़ा करीब से जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टकराव की वो चिंगारी कैसे भड़की। और हाँ, आखिर में हम सिराजुद्दौला के दौर पर बात करेंगे और इस पूरे अध्याय का एक सार भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बंगाल की समृद्धि की नींव। सवाल ये उठता है कि आखिर 18वीं सदी में बंगाल इतना अमीर और इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इसका जवाब हमें यहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं। देखिए, बंगाल की समृद्धि का जो राज था ना, वो इसकी जमीन और वहां के लोगों के हुनर में छिपा हुआ था। एक तो यहाँ की जमीन भाई बेहद उपजाऊ थी, तो खेतीबाड़ी जबरदस्त होती थी। साथ ही यहाँ के जो कारीगर थे वो कपड़े और दूसरी दस्तकारी में इतने माहिर थे कि उनकी बनाई चीजों की मांग पूरी दुनिया में थी। अब जाहिर है, इन्हीं वजहों से बंगाल का व्यापार बहुत बड़ा था और यहाँ से बहुत ज्यादा सामान बाहर भेजा जाता था। और इसीलिए आप देखेंगे, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक सबकी नजर बंगाल पर टिकी थी। उनके लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं था। तो बंगाल की जो स्वायत्तता है, उसकी कहानी शुरू होती है मुर्शिद कुली खां से। अब देखिए, 1710 के दशक में वो थे तो मुगल सूबेदार, लेकिन काम उन्होंने लगभग एक आज़ाद शासक की तरह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था थी उसको बहुत मजबूत किया और टैक्स वसूली का एक बहुत ही सख्त सिस्टम लागू कर दिया। हाँ, इससे बंगाल की आर्थिक स्थिति तो सुधरी, पर इसने एक नई शक्ति को भी जन्म दे दिया था। अब मुर्शीद कुली खां की जो सख्त टैक्स नीति थी, उसका एक सीधा नतीजा निकला। हुआ ये कि अधिकारियों को वक्त पर राजस्व चुकाने के लिए कैश यानी नकद की जरूरत पड़ने लगी, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो किस पर निर्भर हुए? अमीर व्यापारियों और साहूकारों पर। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आया वो था जगत सेठ परिवार का। आपको अंदाजा है ये कितने ताकतवर हो गए थे? ये इतने पावरफुल हो गए थे कि ये जिसे चाहें उसे नवाब बनवा दें। मतलब साफ है, ये बंगाल के असली किंग मेकर बन चुके थे। अच्छा, तो मुर्शिद कुली खान के बाद क्या हुआ? बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा और सत्ता की कहानी कैसे आगे बढ़ी? चलिए, अब हम नवाबों के इसी दौर पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मुर्शिद कुली खां के बाद 1727 में उनके दामाद शुजाउद्दीन नवाब बने। इनका जो शासनकाल था वो काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उनके बाद 1739 में आए सरफराज खां। इनका दौर बहुत ही छोटा रहा। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर ही उन्हें अलीवर्दी खान ने गद्दी से हटा दिया और खुद नवाब बन बैठे। अब बात करते हैं अलीवर्दी खान की, जो कि एक बहुत ही चतुर शासक थे। उन्होंने सबसे पहले तो बंगाल को बाहरी हमलों से बचाने का काम किया और इसके लिए 1751 में मराठों के साथ एक संधि कर ली। अच्छा, यूरोपीय कंपनियों के साथ उनके संबंध तो और भी दिलचस्प थे। वो उनकी तुलना करते थे मधुमक्खियों से। उनका कहना था कि अगर इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें जरा भी छेड़ा तो ये काट काट कर मार डालेंगी। तो इसी वजह से उन्होंने हमेशा एक सतर्कता वाली नीति अपनाई। लेकिन अलीवर्दी खान की इतनी सतर्कता के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टकराव वो तो लगभग तय ही था। तो चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ और इसकी वजह क्या थी। इस टकराव की जो सबसे बड़ी वजह थी, उनमें से एक थी दस्तक। अब ये दस्तक क्या था? ये आप समझ लीजिए एक तरह का व्यापारिक परमिट था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के अधिकारी इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करने लगे, और इसका सीधा नतीजा नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा। देखिए, ये जो दुरुपयोग था ये 2 स्तरों पर हो रहा था। पहला लेवल क्या था? कंपनी के अधिकारी अपने पर्सनल यानी निजी व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े। और दूसरा, जो कि और भी गंभीर था, वे रिश्वत लेकर भारतीय व्यापारियों का माल भी कंपनी का माल बताकर बिना टैक्स के पास करवा देते थे। अब इस सब का नतीजा क्या हुआ? जाहिर सी बात है, नवाब और कंपनी के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। टकराव का एक और बड़ा कारण था किलेबंदी। देखिए, अलीवर्दी खान ने कंपनी को सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए, वो भी एक सीमित किलेबंदी की इजाजत दी थी, सिर्फ उतनी ही। लेकिन कंपनी ने क्या किया? उन्होंने इस इजाजत का खुला उल्लंघन किया और अपनी किलेबंदी को बढ़ाना शुरू कर दिया।
अब ये बात नवाब की सत्ता और उनकी संप्रभुता के लिए एक सीधी चुनौती थी। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, सिराजुद्दौला के दौर में। और यहीं हम इस पूरे घटनाक्रम का एक सार भी देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो हुआ ये कि 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, उत्तराधिकार के लिए एक लड़ाई छिड़ गई। इस पूरे संघर्ष के बाद उनके नाती सिराज-उद-दौला बंगाल के नए नवाब बने, और यहीं से उस ऐतिहासिक लड़ाई की जमीन तैयार हुई जिसे हम सब प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए, परीक्षा के लिहाज से इस पूरे सफर के जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में एक तरह से स्वतंत्र शासन की नींव रखी और एक सख्त राजस्व व्यवस्था लागू की। फिर उनके बाद शुजाउद्दीन और सरफराज खां का दौर आया। इसके बाद आए अलीवर्दी खान, जिन्होंने मराठों से संधि की, लेकिन कंपनी से उनके विवाद शुरू हो गए। और इस टकराव का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था? बिल्कुल सही, दस्तक का दुरुपयोग। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी राजनीति के पीछे जगत सेठ जैसे बैंकर, किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे।